संविधान दिवस के दिन आयोजित कार्यक्रम के हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री पृथ्वीराज के चौहान, जज फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट का मैं विदेश भवन में स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करना चाहूंगी कोऑर्डिनेटर ऑफ विदेश भवन आरपीओ एंड HOBS मुंबई डॉक्टर राजेश गवांडे सर, डायरेक्टर प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स श्री राहुल बरहत सर, एंड रीजनल डायरेक्टर ऑफ ICCR मिस रेनू तिथियानी मैडम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने सारे अतिथिगण और मेरे सारे ऑफिसर्स को मैं आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आए और सेरेमोनियल लैंप को प्रज्वलित करके एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को पुष्प अर्पित करके इस प्रोग्राम का शुभारंभ करें। मनोज पीछे आ। अब मैं रीजनल डायरेक्टर ICCR मैडम रेनू मैडम से आग्रह करती हूँ कि वो जस्टिस सर को बुके देकर उनका सम्मानित करें। बाईटला फक्त भाषणाला बूम टाकायचा आपला भाषणाला बोलतील ना तर बूम टाकायचं आणि मायकर बोलते तर ते बूम टाकायचं। मोबाईल खाली। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अब मैं RPO सर और POE सर से आग्रह करती हूँ कि वो श्रीफल और शॉल देकर जस्टिस सर का सम्मानित करें। थैंक यू सर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज संविधान दिवस है। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है।
यहाँ उपस्थित आई थिंक सभी को पता होगा कि आज के दिन क्या हुआ था, बट फिर से मैं इस दिन को रिमाइंड करवाना चाहती हूँ जिससे हम सभी भी यहाँ बैठे गौरवान्वित महसूस करें। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर जी के नेतृत्व में एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन के प्रयासों के बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को प्रस्तुत किया था। इस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उन्होंने स्वीकार किया था। तो ये स्वीकार वाला जो दिन था वो 26 नवंबर 1949 था। तो इसीलिए हम आज के दिन इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और जिसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया था, जो एज ए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह दिवस, संविधान केवल एक पुस्तिका नहीं है, ये हमारे देश की एक आत्मा है जो हमें लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारे का संदेश देती है। यहाँ पे अगर कोई बहुत अमीर है तो उसे वोट देने का ज्यादा अधिकार नहीं है, अगर कोई गरीब है उसको वोट देने का कम अधिकार नहीं है। सभी को समानता का अधिकार है। यह सिर्फ हमारे संविधान के कारण हुआ है। तो इसीलिए आज के दिन हमें इक्वली वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को करते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो आज इतने दिनों के बाद हम लोग जो स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि हर साल आप सभी लोग 26 नवंबर को बिना किसी कार्यक्रम के हमेशा याद रखें कि यह क्यों मनाया जाता है। इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगी। संविधान का ऐसा क्या है उसके अंदर जिसके कारण हम लोग यहाँ पे एक फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया हुआ है, जो ये अधिकार केवल नागरिकों को राज्य और अन्य लोगों की मनमानी की कार्रवाई से बचाता नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करता है। और उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया हुआ है, जो हमारी गवर्नमेंट को ये बताती है कि उन्हें किस तरीके के लॉ और पॉलिसी क्रिएट करने चाहिए जो हमारे राज्य के नागरिकों के हित में हो। इसके अलावा कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी बताया हुआ है, जो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको ये बताते हैं कि उनका क्या कर्तव्य है हमारे देश के प्रति, हमारी सोसाइटी के प्रति। इसी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के लिए और हमारे चीफ गेस्ट के इंट्रोडक्शन के लिए मैं आरटीओ सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि ये मंच पर आए और प्रस्तावना पढ़ के आप सभी को सुनाए। इसको उद्देशिका भी कहते हैं संविधान, वो पढ़ना है। और दूसरा कि आज के जो हमारे मुख्य अतिथि है उनका भी इंट्रोडक्शन में करा। जज साहब का इंट्रोडक्शन ये 1-2 मिनट में करना संभव नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है। जो भी सीवी पे लिखा है, जो सीवी पे लिखा है वो भी बताएंगे, जो सीवी पे नहीं लिखा है वो भी बताएंगे। तो वैसे तो जज साहब की ओरिजिनल डिग्री है बीएससी जूलॉजी में, कोल्हापुर से उन्होंने करी है। और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान यवतमाल, नागपुर, बम्बई में तो कराई है। और सर आप गोवा, दमन में भी थे, गोवा में वहाँ पर भी उन्होंने करी है। सर ने कई जिसको कहते हैं नेशनली सेंसिटिव केसेस में इनकी जजमेंट्स रही हैं, लेकिन 2 जजमेंट्स खास करके यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा। एक था जहाँ पे एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एमएचए के अंदर, उसका जो पहला कन्विक्शन हुआ था वो जज साहब द्वारा हुआ था। और वो केस था जहाँ पे फेक इंडियन करेंसी के नोट जो थे पाकिस्तानी छाप रहे थे, उसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई थी और उनको सजा जज साहब ने सुनवाई थी। एक दूसरी बहुत ही दिल दहलाने वाली केस रही थी जिसका भी इंटरनेशनल एंगल था कि एक ब्रिटिश अल्पवयीन लड़की थी जिसका भारत में बलात्कार हुआ था, इंडिया में बलात्कार हुआ था, गोवा मध्ये ना, आई थिंक इट वाज इन गोवा,
रेप एंड मर्डर बोथ, एंड उसको लोअर कोर्ट ने उनको छोड़ दिया था, लेकिन वो केस को फिर से खुलवाकर उसमें गुनहगारों को सजा जज साहब ने सुनाई थी। तो सर, वी आर वेरी थैंकफुल दैट वी हैव वैनगार्ड्स ऑफ लॉ लाइक यू। और ये तो रहा उनका प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन। ये कराटे में ब्लैक बेल्ट भी है और बहुत सी भाषाएं बोलते हैं। मैंने तो मतलब हिंदी, इंग्लिश और मराठी, ये तो चलिए आम करके हर भारतीय नागरिक थोड़ी मोड़ी बोल ही लेता है। मैंने इनको लाइव एक सरदार जी से बात करते हुए पंजाबी में भी सुना हुआ है। आई एम श्योर यू नो गुजराती ऑल्सो, और जापानीज अच्छा बोल लेते हैं। और उन्होंने मुझे बताया था कि पुर्तगीज भी आप बोलना सीख गए थे ना गोवा में जब थे तब। तो मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी है, समाज के प्रति बहुत संवेदना रखते हैं, और इनकी समाज के प्रति संवेदना इनके कार्य में भी दिखती है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो अभी भी काफी केसेस चल रही है। मैं बिकॉज दे आर सब जुडिस, आई डू नॉट वांट टू मेंशन देम है, लेकिन जहाँ पे समाज के उन घटकों का जिनकी कोई आवाज नहीं होती, जिनको दबाना सबसे आसान होता है, उन घटकों के लिए ये लड़ते हैं, उनको आवाज देते हैं। और जैसे प्रियंका डीपीओ ने बताया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है, देयर आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट, कि जिसके जो कहते हैं कि राज्य या सरकार जो है उसको किस प्रति अपने नागरिकों के साथ व्यवहार करना चाहिए। मेरे ख्याल से कभी कभी जज साहब वो याद दिलाते हैं सरकार को भी कि उनका नागरिकों के प्रति किस तरह व्यवहार होना चाहिए। इसी के साथ मैं बढ़ूंगा मेरे दूसरी जिम्मेदारी की ओर, जो है उद्देशिका पढ़नी है। तो उद्देशिका, या इसके इंग्लिश में इसको प्रियम्बल कहते हैं, लेकिन प्रियम्बल इज ऑल्सो द इंटेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो संविधान बना है उसका एक्चुअल उद्देश्य क्या था ये बनाने का। तो जब भी 1946 में, आई थिंक इट वाज दिसंबर 1946 में, जब भी एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था, उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द प्रियम्बल। तो संविधान लिखने से पहले संविधान का रूप क्या होगा, वो क्या, व्हाट विल बी द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिफाइन करा गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है। और अगर आप देखोगे तो ये एक पन्ना है सिर्फ। कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ी मोटी किताब है, आप देखोगे वहां पर बाबा साहब के फोटो के बगल में रखी हुई मोटी सी जाड़ी किताब, और ये है एक पन्ना। लेकिन ये एक पन्ना में पूर्ण सार है उस संविधान का। इसके मेरे हिसाब से दो हिस्से हैं। एक मैं हिस्सा कहूंगा कि आइडियल्स माने कि क्या मूल मंत्र क्या है, और एक मैं कहूंगा गोल्स की उद्देश्य क्या है। तो अगर आप इस पे ध्यान देंगे, मैं वहां से नहीं, मैं मेरे कागज से पढ़ूंगा। इसकी देखिए कुछ वर्ड्स बड़े ही इंटरेस्टिंग है। पहला वर्ड है, और मैं चाहूंगा कि आप फर्स्ट लाइन में पढ़े, हम भारत के लोग, और उसके बाद सीधा लास्ट लाइन पढ़े, आत्मा अर्पित करते हैं, which means we the people of India give this constitution to ourselves। हम ही ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम ही के लिए, हमारे से ऊपर कोई नहीं है। देयर इज नो वन अबव दिस पब्लिक ऑफ इंडिया। दूसरा, इसके इंपॉर्टेंट अगर आप कंपोनेंट्स वर्ड्स देखेंगे
न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसको इंग्लिश में जब भी देखेंगे तो ये थोड़ा सा जाएगा, क्योंकि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो पहला आपका आइडियल है जस्टिस का, सॉरी, पहले आपके आइडियल होंगे फर्स्ट लाइन में कि प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, भारत के ऊपर किसी और देश ने, इंडिया इज कैन सेल्फ डिटरमाइन इट्स ओन पाथ। समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, मतलब शुड इट बी धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष मतलब सर्व धर्म समान, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेसी, हम हमारी सरकार खुद चुनते हैं, और गणराज्य, हमारा कोई राजा नहीं है, हम में से ही एक जो है उसको हम हमारा नेता चुनेंगे। हम पे कोई राजा नहीं है कि जो वांशिक रीति रिवाज से एक उस पहले राजा फिर उसका बेटा हम पे राज करेगा, यहाँ पे कोई राज नहीं है। तो ये तो हुए हमारे आइडियल्स। अभी चलते हैं कि व्हाट आर आवर गोल्स, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन अचीव क्या करना चाहता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पहले 5 शब्द हैं, ये है हमारे देश की रूह, और हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तो हम हासिल करना चाहते हैं न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम हासिल करना चाहते हैं स्वतंत्रता, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम हासिल करना चाहते हैं समता या समानता, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। और हम हासिल करना चाहते हैं बंधुता। तो ये है हमारा अब इसके हर एक शब्द पे अगर आप गौर करेंगे तो इसको अपने आप में एक किताब लिखी जा सकती है। संविधान अनफॉर्चुनेटली बहुत ही एक लीगलीज डॉक्यूमेंट है। मेरी एक बड़ी मनोतमन्ना है सर कि ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सिंप्लीफाइड होके एक आम जनता को पढ़ने के लायक होना चाहिए। इतना कॉन्वोल्यूटेड डॉक्यूमेंट है ये। तो खैर जब ये होगा तब होगा, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करना भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा मुश्किल ही कार्य है, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट है। आपको कभी अगर इंटरेस्ट आए तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसको पढ़िए, बहुत मजा आता है एक बार अगर आपका इसमें मन लग गया तो। और इसी के साथ मैं उद्देशिका पढ़ना चाहूंगा। अभी इस बार मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, हिंदी में तो उद्देशिका ऊपर दी हुई है, लेकिन एक अंग्रेजी में भी मैं पढ़ूंगा। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. We do hereby give to ourselves this constitution. इसी के साथ मैंने मेरी 2 जिम्मेदारियां पूरी करी है, और मैं चाहता हूं कि डीपीओ आप आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि को मंच पे बुलाएं, ताकि सब उनको सुनने के लिए बेकरार है। धन्यवाद। थैंक यू आरपीओ सर। आपने प्रीएम्बल का सार जो हमें समझाया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के दिन समझना और उसे फॉलो करना। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ऑनरेबल जस्टिस सर से कि वो मंच पर आए और हम सभी से संविधान के बारे में अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करें।
वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मुझे पहले से कहा गया था, मैंने पूछा था राजेश को कि आज का जो 26 नवंबर का दिन है, इसका महत्व, और जिस एक इंसान ने इस संविधान को लिखा, जैसा कि पहले मैडम ने कहा कि किस तरह से संविधान बना, तो सबसे पहले मैं आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश गावंडे, कोऑर्डिनेटर आरपीओ एंड HOBS, ये कुछ टेक्नोलॉजी हमारे लिए नहीं है, HOBS वगैरह भी, HOD वगैरह हम सुनते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, पर दिस समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट। श्री राहुल भरत जी, मैडम रेनू रिकियानी और उपस्थित सभी भाई और बहनों का मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। और एक न्यायाधीश होने के नाते हमको ज़्यादा सुनना पड़ता है बोलने के बजाय, तो हम लोगों को ज़्यादा बोलने की आदत होती नहीं है। तो जैसे कि राजेश जी ने कहा कि आप सभी ने संविधान को पढ़ना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा आपको अलग इस बारे में मेरे विचार बताना चाहूँगा कि बनिस्बत इससे कि आप संविधान पढ़े, आप, आवाज़ आ रही मेरी सबको, ठीक है ना, कम ज़्यादा नहीं है। ये जो उद्देशिका है, व्हाट वी कॉल इट प्रियम्बल, इसी को आप सब लोग ध्यान से पढ़िए, इसको आप बार बार पढ़िए, न कि जैसे हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं बाद में भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप उसके हर एक शब्द पे गौर कीजिए, आपको हर एक शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा, उसका महत्व समझ में आ जाएगा आपकी खुद की जातीय जिंदगी में। आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन या पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप पढ़ने जाओगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ की संविधान की जो धाराएं है, संविधान के जो प्रावधान है, संविधान के जो आर्टिकल्स है, शेड्यूल्स है, इसको समझने के लिए कुछ वक्त लगता है। जैसे कि अगर आप विधि में अगर आप पढ़ाई करते हो, आप लॉ करते हो, LLB करते हो, उस वक्त आप पढ़ाई करते हो, पर इसके बाद में भी शायद ही संविधान की प्रक्रिया और संविधान की धाराओं का सही मायने में आपको इस्तेमाल या उसकी समझ तब आएगी जब आप वकालत करोगे या आप उस चीज में एकेडमिक्स में पढ़ोगे या आप पढ़ाओगे बच्चों को लॉ कॉलेज। उतना समय तो होगा नहीं अपने पास में, तो आप सिर्फ उद्देशिका पढ़िए, और उद्देशिका अगर आपने गौर से पढ़ी, हर एक शब्द पे ध्यान देके सोच के, तो आपको इसका पूरी संविधान का अर्थ, उसका जो मर्म है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है, वो आपके समझ में आ जाएगा। भाइयों और बहनों, मैं आज आपको आप मुझे बताएंगे कि अगर आपको बोर होगा, बताएंगे कि सर बोर हो गया, कि आप बंद कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। उबासी लेते लोग तो बोर हो जाता है, क्योंकि ये कोई दिस इज नॉट एन एंटरटेनिंग प्रोग्राम, बट आई होप दैट एवरीबडी विल लाइक अबाउट द man behind the constitution, the adversaries which he has faced in his life, and the only man on this planet, on this earth, who had rose to such an extent from all adversaries that his principles are still being followed, looked upon by the entire globe for the benefit of the entire human race of the entire globe, not only of our country. तो मैं हिंदी में बाबा साहब ने जो कुछ किया उनका परिचय दूंगा, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, किस किस कठिनाइयों का सामना किया, कैसे कैसे दुख दर्द झेले, और क्या क्या मेहनत की और कहाँ पहुंचे। तो मुझे पता है कि काफी लोगों को इनके बारे में जानकारी है, फिर भी आज के दिन संविधान दिवस है, तो संविधान दिवस हम मनाते हैं, पर इसके पीछे उन्होंने जो कष्ट झेले, उन्होंने जो तकलीफें सहन किए, उन्होंने जो दिक्कतों का सामना किया है, वो सपने के बाद में आज हम लोग खुली सांस ले सकते हैं। और आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं जो बोल सकता हूँ, वो ये जो संविधान है इसकी बदौलत। तो डॉक्टर बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश की महू छावनी में हुआ। उनके पिता रामजी सकपाल सेना में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, किंतु अपने बच्चों की शिक्षा में उनकी बड़ी रुचि थी। निर्धन एवं पिछड़ी जाति के होने के नाते भीम को विद्यार्थी जीवन से मृत्यु तक
अनेक कठिनाइयों का एवं समस्याओं का सामना करना पड़ा। आर्थिक अभाव उनके प्रारंभिक जीवन में जितने ही विकट रहे, वह विद्याध्ययन में और ज्ञानार्जन के प्रति उतने ही सजग एवं सजीव बने रहे। यद्यपि पाठशालाओं में भीम के साथ जाति एवं छुआछूत का न केवल व्यवहार किया गया, अपितु अपमानित तथा उपेक्षित भी किया गया, ताकि वह सवर्ण बच्चों की बराबरी न कर सके। किंतु वह अभावग्रस्त तथा विपरीत स्थिति में भी मेधावी छात्र के रूप में उभरे। इसलिए भीमराव को महाराणा बड़ौदा से छात्रवृत्तियां सुलभ हुई, जिनके कारण वह शिक्षा जगत में उच्च स्थान प्राप्त करने में सफल हुए। सन 1908 में भीमराव ने बंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उस समय समस्त पिछड़े समाज के लिए एक गौरव की बात थी। उनके पिता सेवानिवृत्त हो चुके थे, किंतु उन्होंने भीमराव की पढ़ाई लिखाई का भरपूर प्रबंध किया, ताकि वह प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे। कड़ी मेहनत के पश्चात भीमराव ने 1912 में बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद उनका विवाह हो चुका था। 12 फरवरी 1913 को उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु से वह बहुत दुखी हुए। उनके बिना पारिवारिक स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई। फलतः भीमराव ऐसी आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति में आ पहुंचे कि उनका उच्च शिक्षा की दिशा में बढ़ना असंभव सा हो गया। वह आगे पढ़ना चाहते थे, मगर कोई मार्ग सामने नहीं था। लेकिन महाराजा बड़ौदा द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों में से भीमराव को भी अमेरिका में शिक्षा पाने हेतु एक छात्रवृत्ति मंजूर की गई। इस छात्रवृत्ति की अवधि 15 जून 1913 से लेकर 14 जून 1916 तक निश्चित हुई। इस प्रकार उन्हें 3 वर्ष तक विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। अमेरिका जाने का प्रबंध तो हो गया, किंतु भीमराव को परिवार के खर्च की बड़ी चिंता थी। उनके भाई केवल आनंदराव एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति थे, जबकि 10 से 12 खाने वाले पारिवारिक सदस्य थे। उनका अपना घर भी नहीं था। थोड़ी सी आवासीय जगह में सबको गुजारा करना पड़ता था। फिर भी परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर सहयोग और त्याग की भावनाएं सक्रिय थी। यही कारण था कि वे पारिवारिक पतवार को आगे ले जाने में सफल रहे। 21 जुलाई 1913 को भीमराव न्यूयॉर्क पहुंचे और कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वह बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि वह यहाँ का वातावरण नया था। वहाँ जातिगत भेदभाव नहीं था। लेकिन उन्हें विश्वविद्यालय के हॉस्टल में ही ठहरना पड़ा, जहाँ का खाना उन्हें पसंद नहीं आया। बाद में एक अन्य स्थान में उन्होंने भोजन का प्रबंध किया, जो कम खर्चीला और रुचिकर था। वहाँ अधिकतर भारतीय विद्यार्थी रहते थे। वह शीघ्र ही अध्ययन में जुट गए। भीमराव 20-20 घंटों का समय अध्ययन मनन में लगाते थे। 2 वर्ष की अवधि के पश्चात सफलता ने उनका दामन थाम लिया। सन 1915 में उन्हें अपने एंसेंट इंडियन कॉमर्स नामक प्रबंध पर कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त हुई। मई 1916 में डॉक्टर गोल्डन विजर की एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार के समक्ष अपना शोध पूर्व लेख कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म एंड जेनेसिस एंड डेवलपमेंट पढ़ा। साथ ही उन्होंने नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिक एनालिटिकल स्टडी पर एक अन्य शोध प्रबंध तैयार किया, जिस पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें जून 1916 में पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकृत किया। इस प्रकार भीमराव ने एमए पीएचडी तक की शिक्षा अमेरिका में प्राप्त कर ली और वह डॉक्टर अंबेडकर बन गए। अमेरिका में भीमराव को स्वतंत्र एवं स्वच्छ वातावरण देखने को मिला। वहां उन्हें बुकर टी वॉशिंगटन तथा अब्राहम लिंकन जैसे लोगों के बारे में विशेष जानकारी मिली, जिन्होंने सभी की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भीमराव इनसे प्रभावित हुए और संकल्प किया कि वह भारत में पददलित एवं कमजोर लोगों के मान सम्मान तथा अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। अपनी उच्च शिक्षा की दौड़ में वह न्यूयॉर्क से जून 1916 में लंदन के लिए रवाना हो गए।
वहां अक्टूबर 1916 में बैरिस्टरी के लिए ग्रेस इन और अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर अंबेडकर बैरिस्टर एट लॉ तथा एमएससी अर्थशास्त्र की उपाधियों को भी प्राप्त करने में सफल हुए। उस समय एक दलित द्वारा इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही गौरवमयी घटना थी। न केवल इतना ही, अमेरिका तथा लंदन में पढ़ने के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में भी विद्याध्ययन के लिए गए, किंतु आर्थिक अभाव के कारण वह वहां अधिक समय नहीं रह पाए। बाद में उन्होंने लंदन से डीएससी की उपाधि हासिल की थी। उन्हें उनके गंभीर एवं व्यापक बौद्धिक योगदान के कारण 2 सर्वोच्च उपाधियां एलएलडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी और डीलिट सम्मानार्थ प्रदान की गई। इस प्रकार की उपलब्धियों ने न केवल डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व को एक व्यापक शैक्षणिक आधार प्रदान किया, अपितु इनसे उन्हें एक शिक्षक बनने की प्रेरणा मिली। उनका यह शैक्षिक व्यक्तित्व आज भी शिक्षा जगत में एक दीपक के समान अपनी रोशनी से सभी में शक्ति तथा ऊर्जा संचरित कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन एक प्रोफेसर के रूप में आरंभ किया। वह बंबई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लॉ के प्रिंसिपल भी रहे, किंतु वह समाज सेवा करना चाहते थे। अपने दलित उत्पीड़ित बंधुओं की सामाजिक मुक्ति में उनकी गहरी रुचि थी। वह सरकारी नौकरी में रहकर ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने वकालत करना अच्छा समझा, ताकि वह दलित एवं कमजोर जनता के निकट संपर्क में रहे। जून 1924 में उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। आज 100 साल हो गए। वह अपने लोगों के सामाजिक स्तर को सम्मानजनक बनाना चाहते थे। उनके अथक संघर्ष के फलस्वरूप करोड़पति दलित एवं शूद्रों को सामाजिक एवं धार्मिक अधिकार प्राप्त हुए। वह उनके निष्ठावान मार्गदर्शक बने। उन्होंने नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ताकि वे सम्मानजनक जीवन की राह में स्वयं अग्रसर होते चले। उनका यह कहना था कि विद्या ही उनके अज्ञान एवं अंधकार को मिटा सकती है। संगठन उन्हें सामूहिक शक्ति और संघर्ष उन्हें न्यायोचित अवसर सुलभ करवा सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी रचनात्मक भूमिका अदा करने के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में भी अपनी लगन, कड़ी मेहनत, देशभक्ति तथा राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन किया। वह कानून के मर्मज्ञ और संवैधानिक विधि के विशेषज्ञ थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के वह अध्यक्ष रहे। उन्होंने वहां भी अपनी प्रतिभा एवं रचनात्मक भूमिका निभाई। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य सदस्यों ने संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के परिश्रम, त्याग, योग्यता, क्षमता, सहयोग एवं सहभागिता की भूरी भूरी प्रशंसा की। यह निर्विवाद है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के निर्माण, संशोधन प्रक्रिया और आधारभूत संरचना के निर्धारण में आश्चर्यजनक एवं संतुलित भूमिका का प्रमाण दिया। संविधान के आलोचकों एवं समीक्षकों ने भी विरोधी स्वरों में डॉक्टर अंबेडकर के संवैधानिक योगदान की प्रशंसा की। उनकी चहुमुखी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आधुनिक मनु, मुख्य शिल्पकार तथा संविधान के मुख्य निर्माता की संज्ञाओं से अलंकृत किया, जो हम सबके लिए गौरव की बात है। जैसे जैसे डॉक्टर अंबेडकर महानता तथा समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, वह वैसे वैसे अति व्यस्त होते गए। पारिवारिक स्थिति से जूझते हुए, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं का सामना करते हुए भी वह विद्याध्ययन एवं साहित्य साधना में निरंतर लगे रहे। फलतः डॉक्टर अंबेडकर एक वैचारिक लेखक, ठोस साहित्यकार और यथार्थवादी विचारक के रूप में उभरे। उनकी अनेक रचनाएं मूलतः अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई, जैसे शूद्रों की खोज, अछूत कौन और कैसे, जाति उत्पत्ति एवं स्वरूप, रुपयों की समस्या, जाति प्रथा का उन्मूलन, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, मिस्टर गांधी और अछूतों का उद्धार, सांप्रदायिक गतिरोध और उसका समाधान, भाषाई राज्य और उनकी अंतिम रचना, भगवान बुद्ध और उनका धम्म थी, जो बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कृति मानी जाती है।
वह विश्व की प्रमुख भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। डॉक्टर अंबेडकर ने मराठी भाषा में कई पत्रिकाएं प्रकाशित की, जिनमें मूकनायक, जनता तथा बहिष्कृत भारत बहुत ही लोकप्रिय बनी। इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी तथा मराठी भाषाओं के माध्यम से अपने विपुल साहित्य को हमें भेंट किया। उनका साहित्य काल्पनिक नहीं है, बल्कि तथ्यात्मक तथा यथार्थवादी है, जिसमें दलित, पीड़ित, कमजोर, दरिद्र, स्त्री, बच्चों की करुण कथाएं मिलती है। उनके दयनीय स्थितियों के विवरण के साथ साथ संबंधित समस्याओं और समाधानों का उनके साहित्य में सजीव चित्रण मिलता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव एवं चिंतन ने डॉक्टर अंबेडकर के मन में नवीन विचारों को जन्म दिया। उनका दृष्टिकोण पूर्णता मानवतावाद के दर्शन की एक अभिव्यक्ति था। डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन एवं साहित्य में हमें भगवान बुद्ध, संत कबीर, महात्मा फुले आदि का व्यापक प्रभाव मिलता है। उनकी भांति डॉक्टर अंबेडकर ने व्यक्तित्व की गरिमा, सामाजिक सुधार और धार्मिक उन्नति को प्रमुखता प्रदान की, जो मानव स्थिति में सदैव प्रासंगिक है। उनका समाजशास्त्रीय चिंतन गंभीर एवं व्यापक है। उसमें भूतकाल का निरीक्षण, वर्तमान का विश्लेषण और भविष्य की आशाएं अंतर्निहित है। डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। वह एक ऐसा नया समाज चाहते थे जिसमें प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, न्याय, स्वतंत्रता, समता जैसे बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु डॉक्टर अंबेडकर ने देश के राजनीतिक ढांचे को संसदीय लोकतंत्र से जोड़ा और उसी के अनुरूप सामाजिक ढांचे को भी पुनर्गठित करने पर जोर दिया। उनकी राय में राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां एक दूसरे की पूरक होती है। न केवल इतना ही, सामाजिक ढांचा कहीं अधिक प्रभावी होता है। सामाजिक ढांचा देश की समस्त आर्थिक एवं राजनीतिक क्रियाओं को निर्णायक मोड़ देता है। हमारे यहाँ सामाजिक लोकतंत्र का होना भी परमावश्यक है। यही कारण है कि उन सभी सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत, जाति प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ऊंच नीच में निहित भेदभाव तथा जन्माधारित प्रतिष्ठा को समाप्त कर देना चाहिए, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था को दूषित करती है। उन्होंने चाहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक, दल या संस्था की भूमिका क्रियात्मक और रचनात्मक होनी चाहिए, ताकि देश का समुचित विकास हो। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को देखने से यह प्रमाणित होता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने देश की एकता एवं सुदृढ़ता के लिए कई बातों को स्वीकार करवाया। उन्होंने संपूर्ण भारत की एक ही नागरिकता पर जोर दिया था, ताकि सभी नागरिकों में भारतीयता की निर्द्वंद्व भावना पैदा हो, सभी के बीच व्यापक संपर्क और आदान प्रदान हो। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक ही शासकीय या राजभाषा को अपनाने पर बल दिया। उनकी दृष्टि में हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो व्यापक रूप से बोली जाती है। इसे ही राष्ट्र की राजभाषा के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। एक नागरिकता, एक भाषा, एक संविधान की श्रृंखला में ही डॉक्टर अंबेडकर ने देश को संघ या यूनियन कहने के बजाय भारत कहना अधिक पसंद किया, क्योंकि भारत शब्द सभी को अपने में समाहित करता है। इस प्रकार बाबा साहब ने अपनी देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, नागरिकों की एकता एवं बंधुता और रचनात्मक योगदान का परिचय दिया, जिसकी आज व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। बीमा कंपनियों तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कृषि एवं उद्योगों पर राज्यों का नियंत्रण, केंद्र की मजबूती, हिंदी भाषा का प्रसारण, न्यायपालिका संबंधी प्रशासनिक दृष्टिकोण, अल्पसंख्यकों के प्रति समानता, कमजोर एवं पिछड़े वर्गों की आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुधार आदि सभी में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है। वह एक महान नेता, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, विधिवेत्ता तथा गंभीर विचारक थे। सही अर्थ में एक क्रांतिकारी तथा युग निर्माता थे। यदि संविधान में अंतर्निहित डॉक्टर अंबेडकर की भावना को निष्पक्षता से पहचाना जाए तो जाति प्रथा से जुड़े हुए पूर्वाग्रह, धर्म एवं संप्रदाय में रंगे संकुचित विचार समग्र भारतीयता की धारा में विसर्जित हो जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब ने अपने मानवतावादी दर्शन में न केवल भारतीय संस्कृति बल्कि पाश्चात्य विचारधारा को भी समुचित स्थान दिया। एक ओर वह बुद्ध और उनके दर्शन से प्रभावित थे, तो दूसरी ओर पाश्चात्य व्यवहारवाद, उपयोगितावाद तथा अनुभववाद का उन्होंने अपने चिंतन में प्रयोग किया। वह पूर्व के बौद्ध धर्म
और पाश्चात्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अत्यधिक निकट थे। दोनों के बीच कोई अंतर विरोध नहीं है। डॉक्टर आम्बेडकर दर्शन या धर्म के रहस्यवादी पक्ष से दूर रहे। विज्ञान तथा धर्म के उन्हीं पक्षों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जिनमें मानव कल्याण संभव है। उन्होंने दर्शन में स्वर्ग नरक, आत्मा का आवागमन, ईश्वरीय अवतारवाद, अलौकिक दैववाद जैसी बातों का नितांत अभाव मिलता है। उनका चिंतन पूर्णतः मानव केंद्रित है। मनुष्य और समाज का हित ही उसमें सर्वोपरि है। इसी जीवन में सुख शांति मिले, यही डॉक्टर आम्बेडकर के दर्शन का मुख्य केंद्र है। आदमी और ईश्वर के मिलन में, आत्मा की मोक्ष में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनके मानवतावादी दर्शन में पददलित, दरिद्र, पीड़ित, दुखी मनुष्य की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारने की गूंज मिलती है। यही कारण है कि डॉक्टर आम्बेडकर ने सम्यक सामाजिक संबंधों की स्थापना को प्राथमिकता दी ताकि मानव मूल्यों को व्यावहारिक बनाया जा सके। वह उन परंपराओं और रूढ़ियों के कट्टर विरोधी थे जिनमें आत्मसम्मान, व्यक्तित्व की गरिमा और आत्मविश्वास नष्ट होता है। डॉक्टर आम्बेडकर की संपूर्ण विचारधारा मानव उत्थान की हिमायती थी। आदमी को अपनी स्वतंत्रता एवं व्यक्तित्व की सुरक्षा करते हुए सहयोग, सद्भाव और सहभागिता को लेकर चलना चाहिए। उसे उदार एवं लोकतांत्रिक होना चाहिए ताकि आदमी वैयक्तिक तनाव और सामाजिक कलह से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर निर्भय होकर चल सके। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए मानव मूल्यों, स्वतंत्रता, समता, करुणा, मैत्री, शांति, परोपकारिता और बंधुत्व को अत्यधिक महत्व दिया। संविधान के आमुख में डॉक्टर आम्बेडकर के व्यापक उदारवादी और मानवतावादी विचारों की छाप अंकित है। उनका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो मानव सेवा, पीड़ित, दुखी के उत्थान को महत्व देते हैं। आदमी आदमी के हित में काम और समता का व्यवहार करे, यही डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन का एवं दर्शन का सार है। वह आज भी एक प्रकाश स्तंभ, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सजीव है। उनकी विचार काया विभिन्न रूपों में सक्रिय तथा गतिशील है, जो यथार्थ स्थिति से जूझने की शक्ति का मानव प्राणियों में संचरण करती है। बाबा साहब ने लंदन की गोलमेज परिषद 1930 से 33 में भाग लिया। वहां पर भारत के दलितों, दयनीय तथा पिछड़ों को सबके समक्ष उजागर करके उन्हें मानव अधिकार सुलभ करवाए। वह बंबई विधान परिषद के सदस्य भी रहे। समूचे भारत में उन्होंने दलित आंदोलन का नेतृत्व किया, असंख्य जनसभाएं की और दलित, पिछड़े तथा कमजोर लोगों में बहुजन चेतना का बिगुल बजाया ताकि वे शिक्षित होकर संगठित बने और अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष करें। उनकी योग्यता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत की वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक श्रम सदस्य मनोनीत किया। वह भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, किंतु जब उन्होंने भारतीय संसद में 5 फरवरी 1951 को हिंदू कोड बिल प्रस्तावित किया तो उसकी कट्टर सांसदों ने भारी आलोचना की और उधर पंडित नेहरू ने भी डॉक्टर साहब का साथ नहीं दिया, तो उन्होंने 25 सितंबर 1951 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और आम जनता की सेवा में स्वतंत्र तथा निर्भीक रूप से अर्पित हो गया। वह अपने ही ढंग से जन जागृति के लिए एक व्यापक अभियान चलाते रहे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अन्यों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म का अंगीकार किया। उनकी यह अभिलाषा थी कि यह भारत को पुनः बुद्धमय बनाने का प्रयास करेंगे। 14 अक्टूबर 1990 के दिन उन्हें भारत सरकार ने देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति आर वेंकटरामन द्वारा विभूषित किया। राष्ट्र निर्माता, संविधान शिल्पी, महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, वंचित समाज के मसीहा, भविष्य दृष्टा, भारत रत्न, नारी मुक्तिदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करते हुए उनके संघर्ष, समर्पण और संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए हम उनके आधुनिक भारत के निर्माण के सपनों को साकार करने का आज के दिन संकल्प लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय न्यायमूर्ति सर का अम्बेडकर जी की जीवनी के बारे में बताने और प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उनकी जीवनी को सुना होगा और उनके विचारों के बारे में विचार किया होगा कि हम भी हमारे जीवन में आगे इसको फॉलो करेंगे और हमारे देश और सोसाइटी को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। जैसा राष्ट्र वो छोड़ के गए थे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी वैसा ही राष्ट्र आगे देखे। उसके लिए हमें और आप सबको मिलकर उनके विचारों पे आगे अमल करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आए, कार्यक्रम में अपना योगदान दिया और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कंप्लीट करा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करती हूँ और इस प्रोग्राम को कंक्लूड करती हूँ। इसी के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।